जय हिंद। संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऑब्जेक्टिव का 6वां क्लास लेकर के उपस्थित है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लास ऑब्जेक्टिव का देख लिया है। इस क्लास को देखने से पहले उन 5 क्लास को आप लोग जाके जरूर देखिए, क्योंकि जब एक एक क्लास आप लोग पढ़ेंगे तभी एक क्लास आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, इस क्लास को देखने से पहले पीछे के जो क्लास है उसको जरूर देखिए, और निश्चित रूप से यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि A to Z उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो अभी तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं। इसी को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, राजवंश के संस्थापक थे। दोस्तों, पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है, और इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने 6वीं शताब्दी में 590 ईस्वी में उत्तर भारत में किया गया था। उत्तर भारत में किया गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये जो थानेश्वर लिखा गया है दोस्तों, ये थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। इसी क्षेत्र पर पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किया था। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी वंश के संस्थापक थे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, हर्षवर्धन वंश का संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों। तो हर्षवर्धन वंश का जो संस्थापक है, अभी हमने बताया है कि हर्षवर्धन वंश को ही हम लोग पुष्यभूति वंश बोलते हैं, क्योंकि पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने अपने ही नाम पर इस वंश की स्थापना किया था। इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश कहते हैं। और इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं इस वंश में, सबके नाम में वर्धन लगा हुआ है, इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। तो दोस्तों, पुष्यभूति के बाद जो अगला स्वतंत्र शासक हुआ, जो अगला स्वतंत्र शासक हुआ दोस्तों, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन दोस्तों कई उपाधियां धारण किया था, जो इस प्रकार है। पहली उपाधि परम भटनागर। परम भटनागर की उपाधि धारण किया था दोस्तों। दूसरा, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और तीसरा दोस्तों, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की उपाधि धारण किया था। इसको याद रखिएगा। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ था। प्रभाकर वर्धन का विवाह दोस्तों यशोमती से हुआ था।
यशोमती। और यशोमती से दोस्तों कुल 3 संतान पैदा हुए। जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है हर्षवर्धन। और तीसरी एक पुत्री थी दोस्तों जिसका नाम है राजश्री। राजश्री। दोस्तों राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। कन्नौज का प्राचीन नाम कन्याकुब्ज भी है। दोस्तों ग्रहवर्मा के साथ में राजश्री का विवाह हुआ था। और राजश्री के जो पति थे जिसका नाम है ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा कर दिया गया था दोस्तों। और राजश्री को मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा बंदी बना लिया जाता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी के बीच में शासक रहता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वंश का शासक जो है वो किस वंश से था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन के जब बड़े भाई की हत्या हो गई थी राज्यवर्धन का, तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। दोस्तों हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं जिसका नाम है राज्यवर्धन, जब उनको पता चलता है कि राजश्री का अपहरण हो गया है, राजश्री को बंदी बना लिया है मालवा का शासक देवगुप्त, तो राज्यवर्धन राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। दोस्तों राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र रहता है जिसका नाम रहता है गौड़ नरेश। गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक गौड़ वंश के लोग बंगाल में गौड़ वंश के लोग बंगाल में शासन करते थे। तो दोस्तों देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ नरेश शशांक, दोस्तों एक कट्टर हिंदू था। कट्टर हिंदू था। दोस्तों गौतम बुद्ध को जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था। दोस्तों शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया दोस्तों। और जब राज्यवर्धन का हत्या हो गया तो जो राज्यवर्धन से छोटे भाई थे जिसका नाम है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में हरियाणा थानेश्वर में दोस्तों सिंहासन पे बैठा। और उस सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में इसने दोस्तों एक संवत चलाया जिसका नाम है हर्ष संवत। एक संवत चलाया था हर्ष संवत नाम से, इसको याद रखिएगा। दोस्तों हर्षवर्धन प्रारंभ में भगवान शिव का उपासक था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, इसको याद रखिएगा। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न अभी हम लोगों को मिलेंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद
थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो मालवा का शासक है देवगुप्त, देवगुप्त ने राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन अपने बहन राजश्री को दिवाकर मित्रा नामक बौद्ध अनुयायी के सहयोग से अपने बहन को खोज लेता है दोस्तों। और हर्षवर्धन अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेता है दोस्तों। वो थानेश्वर से राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर लेता है और कन्नौज में शासन करना प्रारंभ करता है। कभी भी वो कन्नौज का स्वतंत्र शासक अपने आप को नहीं समझता है, हमेशा अपने बहन का प्रतिनिधि बनकर कन्नौज में शासन करता है दोस्तों हर्षवर्धन, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने अपना राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, इसको याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन ने जब दक्षिण भारत की तरफ विस्तार करने का प्रयास किया तो उस समय दक्षिण भारत में जो चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, इसको याद रखिएगा। यह युद्ध दोस्तों 618 ईस्वी में हुई थी, इसको याद रखिएगा, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था दोस्तों। नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में पराजित किया था दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया। दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों जब दक्कन पे आक्रमण किया था हर्षवर्धन अपने समय में, तो पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसको पराजित किया था। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी साम्राज्य के शासक थे। दोस्तों शशांक गौड़ वंश का शासक था। गौड़ वंश के शासक बंगाल में दोस्तों शासन करते थे। और जो शशांक है ये दोस्तों
मालवा का शासक देवगुप्त का मित्र था दोस्तों शशांक। गौड़ वंश का शासक था, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है दोस्तों। शशांक बौद्ध धर्म का जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। शशांक कट्टर हिंदू था, भगवान शिव का उपासक था, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख जो है गुजरात में पड़ता है दोस्तों, इसी से हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है, इसका सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का जो राजा था वो चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय था, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनस्वांग ने, इसका सही नाम दोस्तों होगा हेनसांग, ने सम्राट किया था के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। दोस्तों जो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग, जो चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के दरबार की यात्रा किया था दोस्तों 629 ईस्वी में हेनसांग चीन से भारत के लिए चला था और 630 ईस्वी में हेनसांग भारत पहुंचा था दोस्तों। उस समय कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था दोस्तों। हेनसांग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है सी यूकी नामक पुस्तक हेनसांग के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इस पुस्तक से जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन हर वर्ष प्रयाग में एक भव्य मेले का आयोजन करता था और गरीबों में अपनी सारी संपत्ति को दान कर देता था और अपने बहन के द्वारा दिए गए वस्त्रों को पहनकर अपने देश लौट जाता था दोस्तों। तो हर्षवर्धन प्रयाग में हर वर्ष एक मोक्ष परिषद मेले का आयोजन करता था, इसको याद रखिएगा। ऐसी जानकारी हेनसांग के द्वारा जो चीनी यात्री है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उससे मिलती है दोस्तों। हेनसांग एक बौद्धिस्ट था दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए भारत आया था और यहाँ पर 15 वर्षों तक रहता है दोस्तों और 645 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके अपने देश लौट जाता है दोस्तों। हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि है उसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है जो हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसका नाम है हर्षचरित, और एक पुस्तक और लिखा गया है जिसका नाम है कादम्बरी, इसको याद रखिएगा दोस्तों। हर्षवर्धन स्वयं 3 पुस्तक लिखा हुआ है दोस्तों, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं 3 पुस्तकें लिखी गई है। एक का नाम है रत्नावली, दूसरा पुस्तक है दोस्तों प्रियदर्शिका, और तीसरा पुस्तक है
नागानंद। नागानंद दोस्तों, ये 3 पुस्तक हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, जबकि बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। एक का नाम है हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी है, और एक है कादम्बरी। इसका आंसर बी है, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? तो दोस्तों, बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है कादम्बरी। बाकी मेघदूतम पुस्तक दोस्तों कालिदास की है, इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है दोस्तों? तो कादम्बरी के जो लेखक है उसका नाम है बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। अगला प्रश्न, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा गया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों ये प्रसिद्ध हुए थे, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना स्वयं किया है। एक रत्नावली है, एक नागानंद है, और एक प्रियदर्शिका है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह है दोस्तों वर्धन वंश से पहले गुप्त वंश था, और गुप्त वंश के समय में ही कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय आगे चल करके नालंदा विश्वविद्यालय को गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है दोस्तों। उसी का एक सेनापति है जिसका नाम रहता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था दोस्तों। लेकिन गुप्त वंश के बाद जब वर्धन वंश आता है तो उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों, हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षेण थे। दोस्तों, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम है बाणभट्ट। दोस्तों, हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है हर्षेण, हर्षेण के द्वारा इलाहाबाद में समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखवाया गया था। तो दोस्तों, हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। यही ऑप्शन इसमें से जो है सही नहीं है। बाकी हैंसांग काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहा दोस्तों। हैंसांग 630 में आया था दोस्तों, और 645 ईस्वी तक भारत में रहा, हर्षवर्धन के दरबार में रहा दोस्तों। 645 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके चीन लौट गया था दोस्तों, इसको याद रखिए। लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है, सिर्फ यही बी ऑप्शन इसका गलत है, यही आंसर होगा बी ऑप्शन।
आगे हम लोग देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वो कन्नौज था दोस्तों। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, द्वितीय राजधानी दोस्तों कन्नौज थी, लेकिन कभी भी हर्षवर्धन कन्नौज का स्वतंत्र शासक अपने आप को नहीं समझा। वो हमेशा अपने बहन राष्ट्री का प्रतिनिधि मानकर शासन किया दोस्तों। कन्नौज का प्राचीन नाम है कन्याकुब्ज। कन्नौज का प्राचीन नाम है दोस्तों कन्याकुब्ज। सी ऑप्शन इसका सही है। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी दोस्तों? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, लेकिन द्वितीय राजधानी थी कन्नौज। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में चालुक्य राजा को पराजित किया था, क्योंकि हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था दोस्तों। चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक एक क्लास को जब आप देखेंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगा दोस्तों। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला चलती रहेगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपके पेपर से पहले। ठीक, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।